ज्ञान बातें हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व पार्ट 2 लेसन नंबर 1। उसमें चौथा पॉइंट है कि इक्विटी शेयर निगमित करने के संदर्भ में सोपान कि कंपनी अपनी शेयर पूंजी उपस्थित करने के लिए अपने इक्विटी शेयर आम लोगों में या तो निजी स्तर पर निगमित करती है। उसके बारे में जानकारी है कि आम जनता के लिए शेयर निगमित करने के संदर्भ में सार्वजनिक अभिदान के लिए स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 1991 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया, जिसमें कैपिटल इश्यू एक्ट 1947 रद्द करके सेबी सेबी की स्थापना की। कंपनी को पहले अपने शेयर के सार्वजनिक अभिदान के लिए सरकार से पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती थी, पर अब कंपनी को सार्वजनिक अभिदान के लिए एक दरखास्त बनानी पड़ती है, जो सेबी मार्गदर्शिका और कंपनी कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखकर सेबी को भेजी जाती है। सेबी आवश्यक विवरणों की जांच करके कंपनी को सार्वजनिक अभिदान के संदर्भ में सम्मति देती है। यानी पहले क्या था कि सार्वजनिक अभिदान के लिए कंपनी भारत सरकार की 1991 की जो महत्वनी बदलाव आ गया, उसके कारण जो एक्ट था कंपनी इश्यू 1947 रद्द करके सेबी की स्थापना की गई। और सेबी की स्थापना करने से लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक कंपनी को सार्वजनिक अभिदान की एक दरखास्त बना के भेजनी पड़ती है सेबी को। और सेबी को उसके जो भी मार्गदर्शिका दस्तावेज में लिखा है दरखास्त में, वह उसको मान्य रहे तो सेबी क्या करती है, सार्वजनिक अभिदान के लिए सम्मति देती है। फिर दूसरा पॉइंट क्या करना है, सेबी को भेजी जाने वाली दरखास्त का विवरण। अब सेबी के अंदर कौन सी दरखास्त कंपनी को भेजनी पड़ती है, तो कंपनी की दरखास्त में खुद कितने शेयर, किस प्रकार के और प्रति शेयर कितनी रकम के निगमित करना चाहती है, उसका विवरण दर्शाया जाता है। इसके अलावा शेयर की संपूर्ण रकम आवेदन के समय या मांग द्वारा वसूल करनी, यह विवरण भी दिया जाता है। यानी कंपनी जितनी रकम का शेयर निगमित करना चाहती है, कितनी रकम का ज़रूरत है, कितने शेयर निगमित करेगी, उसकी प्रति शेयर की कीमत कितनी रखनी है, और संपूर्ण रकम एक साथ मंगा देने की है कि हफ्ते में मंगाने की है, क्रिस में, उसके बारे में सेबी को जानकारी देनी पड़ती है। फिर आम जनता को आमंत्रण। शेयर के सार्वजनिक अभिदान के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने के बाद कंपनी विज्ञापन पत्र निगमित करके आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती। कंपनी वर्तमान पत्र द्वारा, टीवी द्वारा, विज्ञापन के बोर्ड द्वारा लोगों तक कंपनी का विवरण, शेयर अभिदान के संदर्भ का विवरण बनाती है। यानी आम जनता को कंपनी ने शेयर निगमित किया है वो जानकारी आम जनता को कैसे मिलेगी, तो विज्ञापन पत्र निगमित करेंगे या तो फिर टीवी के अंदर जाहिरात देते हैं कि विज्ञापन बोर्ड लगाकर लोगों को माहितगार करते हैं। अब विज्ञापन में दर्शाई जाने वाला विवरण, विज्ञापन में कौन सा विवरण दर्शाया जाएगा, तो विज्ञापन में कंपनी की रजिस्टर ऑफिस का नाम दिया जाता है, पता दिया जाता है, डायरेक्टर्स का नाम, पता, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी में रहा हुआ जोखिम, सेबी की ओर से प्राप्त सम्मति, कंपनी की अधिकृत और प्रकाशित की जाने वाली शेयर पूंजी के संदर्भ में शेयर इश्यू प्रारंभ होने की और बंद होने की तारीख, मर्चेंट बैंक का नाम, पता, कंपनी के पिछले वर्षों की और भविष्य के कामकाज के संदर्भ की रूपरेखा वगैरह विवरण सामान्यतः दर्शाया जाता है। यानी विज्ञापन पत्र में क्या क्या दर्शाया जाता है, तो कंपनी की रजिस्टर ऑफिस कहाँ आई हुई है वो दर्शाने का, डायरेक्टर्सों का नाम दर्शा, कंपनी कौन से उद्देश्य के लिए स्थापित की जाती, उसमें जोखिम कितना है, वो सेबी द्वारा प्राप्त सम्मति, उसके अलावा शेयर पूंजी के संदर्भ में इश्यू वो प्रारंभ करने की तारीख, और शेयर कौन सी तारीख तक स्वीकृत किया जाएगा वो बंद होने की तारीख दर्शाई जाती है, और मर्चेंट बैंक का नाम और पता दर्शाया जाता है। अब उसके बाद में शेयर आवेदन के संदर्भ में, अब विज्ञापन पत्र का अभ्यास करने के बाद आम जनता कंपनी द्वारा निश्चित किए गए फॉर्म में शेयर खरीदने के लिए आवेदन कर सकती है।
प्रत्येक आवेदन पत्र में आवेदन किए शेयर की संख्या, आवेदकों का नाम, पता, उनके बैंक खाते का नंबर, उनके डिबेट खाते का नंबर और आवेदन किए शेयर की कुल संख्या दर्शाई होती है। यानी शेयर आवेदन पत्र का फॉर्म, जरूरी रकम का चेक ड्राफ्ट कंपनी द्वारा निश्चित की गई शेड्यूल बैंक में आवेदकों को भरनी रहेगी और शेड्यूल बैंक का नाम विज्ञापन पत्र में बताया होता उसी नाम से अपने रकम भेज सकते हैं। अब जब शेयर आवेदन के समय मंगाई जाने वाली रकम के संदर्भ में कंपनी कानून जो 2013 की कलम 39 के अनुसार शेयर आवेदन पत्र की रकम दार्शनिक कीमत की कम से कम 5% होनी चाहिए। એટલે आवेदन के समय 5% जितना है शेयर की कीमत उसका 5% रकम मंगा सकते हैं। और सेबी के वर्तमान नियम के अनुसार आवेदन करने वाले को आवेदन के साथ चुकाई जाने वाली रकम शेयर की निगमित कीमत के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ये कंपनी कानून 2013 के अनुसार है। अब कंपनी कानून 2013 की कलम 24 के अनुसार प्रतिभूतियों को निगमित करने और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में सेबी के प्रावधान लागू पड़ते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अब सेबी का जो भी नियम है वो लागू होगा। और वर्तमान संजोगों में सेबी की मार्गदर्शिका के अनुसार सार्वजनिक कंपनी के सार्वजनिक अभिधान में शेयर आवेदन के संदर्भ में एक नई व्यवस्था बनाई गई है जो ASBA के रूप में जानी जाती है। और अभी इसकी अपनी जानकारी जो है विद्यार्थियों को इस व्यवस्था की जानकारी देने के लिए अपने पाठ के अंत की चर्चा है उसके बाद में उसको समझेंगे। अब यहाँ पे शेयर स्वीकृति के आवंटन किए जाए तब जब कंपनी को शेयर आवेदन पत्र मिले तब आवेदकों ने उन्होंने आवेदन किए सभी शेयर या अंशतः शेयर स्वीकृत किए जाते हैं। जिन आवेदकों के शेयर स्वीकृत किए हो उन्हें कंपनी द्वारा स्वीकृति पत्र भेजा जाता है जिसमें कंपनी ने उनके कितने शेयर स्वीकृत किए हैं यह दर्शाया जाता है। कंपनी द्वारा जिन आवेदकों के एक भी शेयर स्वीकृत नहीं किए गए हो उन्हें कंपनी क्षमा पत्र तथा आवेदन पत्र की रकम का चेक भेज देती है और अब आवेदकों के बैंक खातों में यह रकम सीधी जमा कर दी जाती है। यदि कंपनी को आवेदकों के पास से निर्गमित किए शेयर की अपेक्षा इश्यू किए गए शेयर की अपेक्षा अधिक या कम शेयर के लिए आवेदन मिले तो उसके संदर्भ में प्रावधान है। अब मानो कि इसमें क्या है कि आवंटित शेयर आवंटन के समय जो स्वीकृति के समय तो जब कंपनी शेयर निगमित करती है विज्ञापन पत्र में तब आवेदन के समय जो रकम मंगाई जाती है वह ऐसा कई बार जितनी रकम मंगाए उससे अधिक रकम भी आती है या तो कम रकम भी आती है। अरे कंपनी जो जिस व्यक्ति के सभी शेयर के लिए जो आवेदन किया और वो सभी शेयर कंपनी स्वीकृत करे रकम तो उसको स्वीकृति पत्र भेजा जाता है। और जिसको शेयर में जो उसके शेयर स्वीकृत न किए गए तो उसको क्या क्षमा पत्र कंपनी अपने दिल की व्यक्त करके उसको लेटर लिख के देती है और उसकी जो आवेदन के समय रकम भरी है वो क्या करते हैं उसके खाते में जमा दी जाती है। अब मांग द्वारा बाकी रकम हफ्ता सामान्यतः कंपनी आवेदन या आवंटन के समय शेयर की पूरी रकम मंगा लेती है। यदि आवेदन या आवंटन के समय प्रति शेयर संपूर्ण रकम न मंगाई गई हो तो कंपनी एक या उससे अधिक किस्तों द्वारा शेष रकम मंगा सकती है। कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किए प्रावधानों को ध्यान में रखकर किस्त मंगा सकती है। यदि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान न हो तो कंपनी कानून 2013 के शेड्यूल टेबल 1 के ऐप के अनुसार प्रावधान लागू होगा। यानी जो शेयर की कीमत 10 रुपया की हो उसमें मानो कि आवेदन के समय 2 रुपया मंगाया गया, आवंटन के समय मानो 3 रुपया मंगाया गया और प्रथम मांग के समय 2 और फिर अंतिम मांग जो होती है उसके समय
₹3 इस तरह से ₹10 मंगाया जाए तो मांग की रकम मंगाई जाए वो रकम भरनी पड़ती है। अन्य महत्व के मुद्दे के अंदर कंपनी जब शेयर निगमित करे तब उसकी व्यवस्था के संदर्भ में पारदर्शिता के लिए वित्तीय व्यवहारों के संदर्भ में कम से कम एक मर्चेंट बैंक या शेड्यूल बैंक को नियुक्त करके उसके साथ जरूरी करार करना पड़ता है। कंपनी को शेयर निगमित करने से पहले डिपॉजिटरी के साथ शेयर की डिबेट टिप्पणी के लिए करार करना अनिवार्य है, जबकि कंपनी शेयरधारकों को शेयर डिबेट स्वरूप में या भौतिक स्वरूप में शेयरधारकों के विकल्प के अनुसार देगी। वर्तमान संजोगों में डिबेट अकाउंट खुलाना अनिवार्य बन गया है। जो बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था डिबेट अकाउंट रखने की कानूनी मान्यता रखती हो, उसके कोई भी व्यक्ति द्वारा अपना डिबेट अकाउंट खुला कोई भी व्यक्ति उसमें डिबेट अकाउंट खुला सकती है। डिबेट खाता बैंक का बचत खाता या चालू खाता के जैसा ही है। मुद्रा की लेन देन के संदर्भ की टिप्पणी बचत खाता या चालू खाता में रखी जाती। उसी प्रकार शेयर के खरीद बिक्री के व्यवहारों की टिप्पणी डिबेट खाता में रखी जाती है। जब कोई व्यक्ति शेयर खरीदेगा तब उसके डिबेट खाता में इन शेयरों की संख्या जमा होगी, अर्थात कि जोड़ेंगे, और जब शेयर का विक्रय होगा तब उस खाते में से उधार होगा, अर्थात कि घटाएंगे। अब निजी स्तर पर शेयर निगमित करने के संदर्भ में कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी निजी स्तर पर भी शेयर निगमित कर सकती है। कितनी बार सार्वजनिक कंपनी के संचालक निजी स्रोत या संबंधों द्वारा कंपनी को पूंजी बढ़ाने के लिए सक्षम होते हैं। ऐसे संजोग में कंपनी अपने शेयर के अभिदान के लिए आम जनता को आमंत्रण नहीं देती, परंतु निजी स्तर पर कंपनी के शेयर संचालक खुद अपने मित्रों, अपने संबंधियों, म्यूचुअल फंड, ग्रुप कंपनी के शेयर धारकों, अप्रवासी भारतीय यानी NRI, वित्तीय संस्थाएं जैसे कि जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इत्यादि खरीद लेते। यानी कि जो कंपनी शेयर 2013 की कलम के अनुसार जो आम जनता के लिए शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देते, तब कई बार निजी कंपनी क्या करती है, निजी कंपनी अपने सगे संबंधी संचालक और या तो कोई बीमा कंपनी है उसको शेयर खरीद लेते हैं, तो इसलिए आम जनता को आमंत्रण देने की ज़रूरत पड़ती। निजी कंपनी को आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शेयर आम जनता में निगमित नहीं किए जाते हैं, इसलिए कंपनी को विज्ञापन तथा निगमित करना भी जरूरी नहीं है। अब विज्ञापन पत्र निगमित करने के बदले कंपनी के संचालक एक ड्राफ्ट या निवेदन तैयार करते, जिन्हें विज्ञापन पत्र के बदले का निवेदन कहते हैं। जिस कंपनी शेयर आम जनता को खरीदने के लिए आमंत्रण नहीं देती है तो उसे क्या करना पड़ता है, विज्ञापन पत्र निगमित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कंपनी के संचालक द्वारा निवेदन तैयार किया जाएगा, उसे क्या कहते हैं, विज्ञापन पत्र के बदले का निवेदन कहते हैं, जो शेयर या डिबेंचर की प्रथम स्वीकृति के कम से कम 3 दिन पहले कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है। यह अवधि दी गई है कि शेयर या डिबेंचर प्रथम स्वीकृति के लिए भेजे तब कम से कम 3 दिन पहले निवेदन कंपनी रजिस्ट्रार को भेजना होगा। निजी स्तर पर निगमित किए शेयर धारण करने वाले शेयरधारक को शेयर स्वीकृति तारीख से निर्धारित समय तक इन शेयरों को बेच नहीं सकते हैं, जिन्हें लॉक इन पीरियड कहते हैं। ये भी एक वाक्य के लिए महत्व है, लॉक इन पीरियड किसे कहते हैं। तो निजी स्तर पर जो शेयर निगमित किया गया हो, धारण किया हो, स्वीकृत किया हो, निर्धारित समय जो दिया गया उससे पहले शेयर बेच नहीं सकते हैं, तो उसे अपने क्या कहते हैं, लॉक इन पीरियड कहते हैं। अब शेयर का अंतिम अभिदान के अधो अभिदान। यदि सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय निगमित शेयरों की अपेक्षा
अधिक शेयर के लिए आवेदन आए तो उन्हें शेयर अति अभिदान कहा जाता है। यानी कि शेयर अति अभिदान किसे कहते हैं कि जो सार्वजनिक अभिदान के अंदर आवेदन के समय जो निर्गमित शेयरों की संख्या से अधिक शेयर के लिए आवेदन पत्र आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, अति अभिदान कहा जाता है। कंपनी निगमित शेयरों की अपेक्षा अधिक संख्या के शेयर स्वीकृत नहीं कर सकती, इसलिए अतिरिक्त आवेदन की रकम आवेदकों को वापस की जाती है। कंपनी ने जितने शेयर के लिए आवेदन पत्र से रकम मंगाई हो, इससे जो अधिक रकम आती है तो रकम क्या करनी पड़ती है, जो शेयर धारकों को या तो बंटवारा करके सभी शेयर जिसने शेयर आवेदन पत्र में शेयरों की संख्या दर्शाई उसमें लमसम रकम अनुपात में रकम, या तो अमुक व्यक्तियों को उसके पूरे शेयर नामंजूर करके उसकी रकम वापस करनी पड़ती है। इस परिस्थिति में कंपनी द्वारा शेयर आवेदकों को उन्होंने किए आवेदन के सामने सभी शेयर स्वीकृत किए जाए अथवा तो एक भी शेयर स्वीकृत न किए जाए अथवा तो अंशतः शेयर स्वीकृत किए जाए। यदि सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय निगमित शेयरों की संख्या कम शेयर के लिए आवेदन आए तो इसे शेयर को अधो अभिदान कहा जाता है। अधो अभिदान किसे कहते हैं, तो यदि सार्वजनिक अभिदान के आवेदन के समय जो निर्धारित शेयरों की संख्या से कम शेयर के लिए आवेदन आए तो उसे क्या कहा जाता है, शेयर अधो अभिदान कहा जाता है। अब उसमें सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार कंपनी ने निगमित किए शेयर की कुल रकम का कम से कम कंपनी ने जो भी शेयर निगमित करना हो तो उसकी कुल रकम हो उसमें से कम 90% रकम भरी होनी चाहिए। 90% तक रकम भरी नहीं होगी तो न्यूनतम अभिदान की रकम विज्ञापन पत्र निगमित करने की तारीख से 30 दिन में प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने में असफल हो तो कंपनी शेयर स्वीकृत नहीं कर सकेगी और 15 दिन में ही आवेदकों को उनकी रकम वापस करनी पड़ती है। यदि कंपनी 15 दिन तक यह रकम वापस करने में असफल हो तो आवेदकों को 15 दिन के बाद जितनी देर हो उतने दिनों पर वार्षिक 15% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी के अभिदान के अंदर जो न्यूनतम रकम 90% जितनी भरी होनी चाहिए, पर जो 90% जितनी रकम न प्राप्त हो तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, उसके शेयर धारकों की जो आवेदन की रकम है वो 15 दिन के अंदर उसको वापस उसके खाते में जमा कर देनी पड़ती। लेकिन जो ये 15 दिन के अंदर ये रकम चुकाने में कंपनी असफल हो जाए तो क्या करना पड़ता है, 15 दिन के बाद जितने दिन तक वो रकम न चुकाए वो 15% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। IOP ने FPO जब कोई कंपनी सबसे पहली बार अर्थात कि पहली बार अपनी शेयर सार्वजनिक जनता में निगमित करे या शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखे तो उसे IPO कहते हैं। जब किसी कंपनी अपने शेयर आम जनता में निगमित किए हो, ऐसी कंपनी यदि अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए पुनः आम जनता में शेयर निगमित करे तब ऐसे इश्यू को FPO कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखने का है एक वाक्य के लिए कि IPO किसे कहते हैं, जो पहली बार का अपने कंपनी पहली बार जो शेयर सार्वजनिक जनता में आम जनता में निगमित करे तो प्रस्ताव रखे तो खरीदने के लिए तो उसे IPO कहते हैं। यदि कंपनी ने शेयर का आम जनता में निगमित किए हो परंतु कंपनी को अधिक पूंजी रकम की आवश्यकता हो, पूंजी बढ़ानी हो तो आम जनता से शेयर निगमित के लिए निगमित करें तो उसे FPO कहा जाता है। अब कंपनी द्वारा शेयर निगमित करने की विधियाँ। कंपनी अपने शेयर 3 रीति से निगमित कर सकती है।
अब कंपनी 3 विधि से शेयर निगमित कर सकती है। उसमें पहला है मूल कीमत पर। कंपनी द्वारा शेयर की दार्शनिक कीमत पर यानी मूल कीमत पर ही शेयर निगमित किए जाए, अर्थात कि शेयर धारक द्वारा कंपनी को चुकाई जाने वाली प्रति शेयर कुल रकम शेयर की अंकित मूल्य जितनी होती है, 10 रुपये की अंकित मूल्य के शेयर 10 रुपये में ही निगमित किए जाए तो उसे अपने मूल कीमत पर शेयर निगमित कहा ऐसा कहा जाता है। दूसरा, प्रीमियम से। जब कंपनी द्वारा शेयर के अंकित मूल्य की अपेक्षा अधिक कीमत से शेयर निगमित किए जाए तब शेयर धारक द्वारा प्रति शेयर शेयर के अंकित मूल्य की अपेक्षा अधिक रकम चुकानी पड़ती है, उसे शेयर प्रीमियम से निगमित किया ऐसा कहा जाता है। यानी कि जब ₹10 की कीमत का शेयर हो और अपने 15 रुपये में निगमित किए तो जो ₹4 रकम अतिरिक्त है वो क्या कहा जाएगा? प्रीमियम की रकम कही जाएगी। पर शेयर प्रीमियम से निगमित करने के संदर्भ में कंपनी कानून 2013 के वर्तमान प्रावधानों और हिसाबी असरों के संदर्भ में इस पाठ में आगे के मुद्दों में विस्तृत चर्चा अपने प्रीमियम की करेंगे। अब आगे बट्टा से निगमित किया जाए। जब कंपनी द्वारा शेयर की अंकित मूल्य की अपेक्षा कम कीमत पर शेयर निगमित किए जाए तब बट्टा से शेयर निगमित किया ऐसा कहा जाएगा। यानी कि 10 रुपये की कीमत का शेयर हो और अपने 8 रुपये में मानो के निगमित करें तो 2 रुपया जो कम रकम मिली तो ये बट्टा की रकम गिनी जाएगी। अब कंपनी कानून 2013 की कलम 53 के अनुसार अब कोई भी कंपनी अपने शेयर बट्टा से निगमित नहीं कर सकती है। यानी कंपनी कानून 2013 जब से अमल में आया तब से बट्टा से शेयर निगमित नहीं किया जाता, इसलिए अपने बट्टा से शेयर निगमित करने के बारे में चर्चा करने की नहीं है। कंपनी कानून 2013 की कलम 56 के अनुसार कंपनी अपने कर्मचारियों को या डायरेक्टरों को उनके कामकाज के बदले में दिए जाते स्लेट इक्विटी शेयर ही बट्टा से दे सकते हैं। सिर्फ कंपनी के अंदर जो कर्मचारी है वो या तो डायरेक्टरों को काम के बदले में दिए जाने वाले स्लेट इक्विटी शेयर ही बट्टा से दे सकते हैं। अब अपने शेयर पूंजी से संबंधित व्यवहारों और इसकी हिसाबी असरें किस तरह से देंगे, यानी शेयर पूंजी से संबंधित व्यवहारों के संदर्भ में कंपनी की बही में अपने रोजनामचा कैसे लिखेंगे। अब पहला पॉइंट है शेयर आवेदन के समय। जब कंपनी को आवेदन के साथ रकम मिले तब कंपनी शेयर निगमित करती है, आम जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है और जब रकम मिलती है तो उसकी प्रविष्टि क्या करेंगे, तो बैंक खाता उधार शेयर आवेदन खाते का जितनी रकम का शेयर हो और प्रति शेयर की रकम गुणा कर देने का तो आवेदन की रकम मिल जाती है। तो पहली एज एंट्री आवेगी कि आवेदन की रकम तो मंगानी हो, आवेदन की रकम मिले तब क्या करने का, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। अब अपने निगमित किए शेयरों की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले हो और अतिरिक्त शेयर आवेदन पत्र की रकम आवेदकों को वापस की जाए तब। अब कंपनी ने मानो कि 8 लाख इक्विटी शेयर के लिए आवेदन पत्र निगमित किए, परंतु आम जनता के पास से 8 लाख के बदले 10 लाख के लिए जो रकम मिले तो जो अतिरिक्त रकम है उसको क्या करनी पड़ती है, वापस करनी पड़ती है। तो वापस करनी पड़ेगा तो शेयर आवेदन खाता उधार और बैंक खाते का जो अस्वीकृत किए हो शेयर और प्रति शेयर जो कीमत है वो रकम आवेदकों की रकम वापस की जाती है। जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सम्मति से शेयर का वितरण निश्चित हो जाने के बाद स्वीकृति इस शेयर पर की आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाई जाती है। तो क्या करने का, अब स्वीकृति की रकम जो आवेदन खाते ली जाए तो शेयर आवेदन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का यानी स्वीकृत किए गए शेयर
प्रति शेयर की दर से आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते अपने ले गए, उसकी असर। अब अपने शेयर आवंटन के समय कंपनी द्वारा जिसके शेयर स्वीकृत किए गए हो वे आवेदक कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं। शेयर होल्डरों के पास से जब शेयर आवंटन के समय रकम मंगाई जाए तब कंपनी एक साथ में कई बार रकम नहीं मंगाती है। आवेदन के समय रकम जो मंगाए उसके बाद में आवंटन के समय रकम मंगाई जाती है, तो उसकी प्रविष्टि क्या करेंगे, तो शेयर आवंटन खाता उधार शेयर पूंजी खाते का आवंटन की रकम जो बोली हो वो। फिर आवंटन के समय मंगाई लेनी रकम मिले तो जब रकम मिले तो मंगाई जाए तो पहले शेयर आवंटन खाता उधार शेयर पूंजी खाते का, और रकम मिले तब बैंक खाता उधार शेयर आवंटन खाते का। फिर इस तरह से प्रथम मांग हफ्ता के समय आवंटन रकम मिलने के बाद कंपनी जब प्रथम मांग की रकम मंगाती है तब शेयर प्रथम मांग खाता उधार शेयर पूंजी खाते का डालो, और रकम मिले तो बैंक खाता उधार शेयर प्रथम मांग खाते का। आवंटन की जो असर देते उसी तरह से प्रथम मांग या अंतिम मांग की रकम मंगाई जाए तो प्रविष्टि इसी तरह से करने की। आवंटन के समय शेयर प्रथम मांग खाता लिखने का, या द्वितीय मांग या तो अंतिम मांग के समय रकम मंगाई जाए तो शेयर अंतिम मांग खाता उधार शेयर पूंजी खाते का, रकम मिले तो बैंक खाता उधार शेयर अंतिम मांग खाते का। ये जो प्रविष्टि है वो 7 प्रविष्टि कंपलसरी याद करोगे तो ही रकम सवाल आएगा। उदाहरण लेते हैं सीधा। अभी उदाहरण नंबर 1 जो है, सेल्जा कंपनी लिमिटेड ₹10 के एक ऐसे 2,40,000 इक्विटी शेयर निगमित किए जिन पर निम्न अनुसार रकम मंगाई गई है। अब यहाँ देखो कि कितनी रकम का शेयर मंगाया गया है, तो अपने आवेदन 10 रुपये की कीमत का शेयर है और अपने कितना 2,40,000 इक्विटी अंश निगमित किए हैं और एक साथ में 10 रुपया नहीं मंगाते। अब यहाँ पे अपने सवाल में दिया होगा कि आवेदन के समय प्रति शेयर 3, आवंटन के समय प्रति शेयर 3, प्रथम मांग के समय प्रति शेयर 2, अंतिम मांग के समय प्रति शेयर 2। अब नीचे विवरण में लिखा है कि आवंटन के समय और मांग के समय मंगाई गई रकमें समयसर संपूर्ण मिल गई थी। सभी शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। कंपनी की बही में रोज नामचा लिखो, और फिर खाता ही बनाने का है। खाता बनाने का बहुत कम पूछा जाता है। प्रविष्टि पर से खाता में एंट्री करने की है। पहले तो रोज नामचा बनाने का, पहले अपने क्या करेंगे कि जो 2,40,000 इक्विटी शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। अब अपने जो आवेदन के समय प्रति शेयर 3 रुपया मंगाया जाता है, अपने पास में शेयर कितने हैं 2,40,000। अपने रकम मंगाई गई है तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का अपने कितना करने का 2,40,000 को 3 से गुणा करो तो 7,20,000 तुम्हारे पास में आएगा। जो बैंक खाता उधार 7,20,000 इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। अब जो ये रकम मिली हो उसको क्या करो, सीधी ही रकम मिली उसको क्या कर दो, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 7,20,000 विवरण लिखना कंपलसरी है कि स्वीकृत किए शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले गए उसकी असर। अपने आवेदन का पूरा हो गया। अब आवंटन के समय कितना मंगाया जाता है 3 रुपया, तो आवंटन के समय रकम मंगाई जाए तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितना 2,40,000 का 3 रुपये के हिसाब से 7,20,000 होगा। और विवरण में लिखने का कि 2,40,000 इक्विटी शेयर पर प्रति शेयर 3 रुपये की दर से आवंटन की रकम लेनी हुई उसका। अब जब रकम मिली तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का 7,20,000 आवंटन के सकम रकम मंगाई रकम मिली उसकी। अब अपने प्रथम मांग की रकम प्रति शेयर 2 मंगाई जाती है, तो इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 4,80,000 2,40,000 को 2 से गुणा करो,
24 दूनी 48, 4,80,000 रकम मंगाई और रकम मिली तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का 4,80,000। रकम मिली तो अपने क्या करें, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का 2,40,000 का 2 से गुणा करो तो 4,80,000 रकम मिली। अब अंतिम मांग की रकम लेनी हुई तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 4,80,000। अब वो मंगाई रकम मिलती है तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का 4,80,000 टोटल कुल योग कर लेने का। अभी खाता में खतौनी करने की है। सेल्जा कंपनी लिमिटेड की बही में इक्विटी शेयर पूंजी खाता बनाओ, इक्विटी शेयर आवेदन खाता बनाओ, इक्विटी शेयर आवंटन खाता, इक्विटी शेयर प्रथम और अंतिम मांग खाता अपने प्रविष्टि के हिसाब से एंट्री करेंगे कि पहला क्या है कि बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। तो अपने इक्विटी शेयर आवेदन खाते में क्या करेंगे, 7,20,000 लिखेंगे बैंक खाता करके जमा की ओर लिखेंगे बैंक खाता 7,20,000 इक्विटी शेयर आवेदन के समय। दूसरी क्या एंट्री थी अपने, इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाता। अब इक्विटी शेयर पूंजी खाते में तुम लोग लिख दो इक्विटी शेयर आवेदन खाता 7,20,000। फिर तीसरी एंट्री में इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, तो अपने इक्विटी शेयर पूंजी खाते में आवंटन की रकम भी 7,20,000 लिख देंगे। फिर बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाता, इक्विटी शेयर आवंटन खाता आपने बनाया है तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन, तो बैंक इक्विटी शेयर आवंटन खाते में जमा में 7,20,000 लिख दो। उसके बाद की रकम जो है इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता इक्विटी शेयर पूंजी खाता, यानी प्रथम मांग के समय जो रकम इक्विटी शेयर पूंजी खाते जमा में 4,80,000 डाल दो। फिर बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, तो अपने इक्विटी शेयर बैंक खाता इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता, तो अपनी इक्विटी शेयर प्रथम मांग के समय खतौनी करेंगे जमा में बैंक खाता लिख के 4,80,000। अब अपने इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, तो अपने इक्विटी शेयर पूंजी खाते में अंतिम मांग की रकम लिख देंगे 4,80,000 और इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते में अपने असर डाल देंगे खतौनी में बैंक खाता 4,80,000 इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते में, और जो रकम मंगाई जाती है तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते में डाल देंगे। अभी लास्ट एंट्री जो इक्विटी बैंक खाता होता है इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता तो डाल दिया। अभी इस तरह से अपने खाता बही में खतौनी करने की है। फिर शेयर पूंजी का टोटल करोगे तो 2,24,00,000 मिलेगा, जो उसकी शेयर पूंजी की शेष अपने आगे खींचेंगे। एक शेयर आवेदन के समय की जो रकम है उसको इक्विटी शेयर पूंजी खाते ले गए और आवंटन की रकम भी पूंजी खाते ले गए, प्रथम मांग की रकम और अंतिम मांग की रकम पूंजी खाते ले गए। अब इस चैप्टर के अंदर जो अपने आज थियरी चलाई है उसके अंदर जो ये 7 प्रविष्टियाँ हैं वह याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास में तो चलिए